30 अगस्त जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके माध्यम से एक बड़ी कोशिश ये हो रही है कि शांति कुंज ने बहुत कुछ कार्य किए हैं और आप अगर मुझसे पूछें तो क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में देखता रहा हूँ, विगत 10-12 वर्षों से इस कार्य में सक्रिय हम लोग, हमने देखा है कि संसार में शायद ही कोई ऐसा संगठन होगा, ज्ञात हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, भारतवर्ष में तो नहीं दिखाई देता, किसी दूसरे देश में हो तो पता नहीं, परंतु ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जिस संगठन ने अपनी दम पर बिना किसी बाहरी सहयोग के 250 से अधिक पहाड़ियों को गोद लेकर हरा किया। इतना बड़ा बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम करना, संख्या की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, शायद ही कोई दूसरा संगठन हो। नंबर 2 बात, ऐसा शायद ही कोई संगठन होगा जिसने वृक्षारोपण के इतने प्रकार ढूंढे कि अलग अलग तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरी बात, वृक्षारोपण के क्रम को आपने देखा होगा, एक औपचारिकता पूरी होती है। आए, पौधा लगाया, लोगों ने फोटोग्राफ खींचे, नाश्ता पानी हुआ और चले गए। पौधे पर हो सकता है 1000 रुपए खर्चा हो रहा हो और टेंट, लाइट, माइक और भोजन पानी पे पता लगा 10,000 रुपए खर्चा हुआ। ये क्रम भी चल रहा है और पौधे के प्रति जो पौधा लगाने वाले लोग हैं वो शायद ही पलट के कभी उस पौधे की ओर देखते हो। तो ये बात भी समझ में आती है कि पौधे लगाने का एक शगल है, एक कह सकते हैं कि एक शौक है, एक फैशन, परंतु गायत्री परिवार ने इससे अलग हटकर एक बड़े लेवल का आध्यात्मिक प्रयोग किया और वो प्रयोग है तरु पुत्र तरु मित्र योजना। अर्थात पौधे को पुत्र रूप में या मित्र रूप में स्वीकार करने के बाद पौधे को लगाना और उसका रोपण करना। चौथी बात जो महत्व की है वो ये है कि हमने स्वयं पौधे कम लगाए, हमने लोगों को प्रेरित करके उनसे पौधे लगवाए, उसकी व्यवस्था बनाई, गड्ढे खोदे, पहाड़ियों को फेंसिंग किया, लैंड डेवलपमेंट किया, पानी की व्यवस्था की, मंडल बनाए, पौधे इकट्ठे किए। सब काम करने के बाद में पौधे लगाने को हमने दूसरों से कहा कि आप लगाइए और आप अपने बेटे के रूप में, अपने मित्र के रूप में, बेटी के रूप में पौधे का रोपण करिए और इसकी देखरेख हम लोग करें। अर्थात गायत्री परिवार ने पौधों को पालने का संकल्प लिया। तो ये 4 बातें ऐसी हैं जो अन्य किसी भी वृक्षारोपण से हमारे वृक्षारोपण को अलग करती हैं। इसलिए इसका नाम भी एक अलग तरह का नाम सोचा गया। शांति कुंज को गुरुदेव नवयुग की गंगोत्री कहा करते थे, इसलिए इस क्षेत्र से वृक्ष गंगा अभियान के रूप में इसका शुभारंभ किया। यही कारण है कि वृक्ष गंगा अभियान आज जहां से प्रारंभ होकर सारी दुनिया में फैलना, भारतवर्षी नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में इस कार्यक्रम को यथावत स्वीकार किया और लोगों ने वृक्षारोपण करना प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे तरुपुत्र तरुमित्र कार्यक्रम को यथावत नाम सहित ले लिया और नदियों को हरी चूनर चढ़ाने का नाम यथावत लिया और आज पूरे प्रदेश भर में तरुपुत्र रोपण, तरुमित्र रोपण का कार्यक्रम चल रहा है। कहने का आशय ये है, यदि पवित्र मन से पूरे संकल्प के साथ, एक डेडिकेशन के साथ अगर काम शुरू किया जाता है तो वह काम निश्चित रूप से जगत व्यापी बनता है और वो स्वरूप हमको दिखाई दिया। अब ये आप देख रहे हैं कि हम लोग इस साल हम लोगों के यहाँ कुछ ज्यादा ही प्रवाह दिखा। जैसे ही पर्यावरण मास आया, पर्यावरण दिवस आया, विश्व पर्यावरण दिवस, इस बार जो भी थीम रही वो बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन की थीम, जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, पोषण किया जाए। तो जैव विविधता के पोषण वाली बात को जब केंद्र में रखकर आप सोचते हैं तो सर्वाधिक जैव विविधता का पोषण करने वाले वृक्ष हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी आप बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 10 मिनट बैठिए, आप पाएंगे थोड़ी देर आपके शरीर पर कई किस्म के बहुत सारे
छोटे छोटे कीड़े आपके शरीर पर चढ़ने लगे। अलग अलग किस्म के कीड़े दिखेंगे आपको और कई प्रजाति के दिखेंगे। अर्थात एक पेड़ ना जाने कितने लोगों का, कितने जीव जंतुओं का जीवन पोषित करता है। और इस तरह से यदि कोई स्थानीय पेड़ है तो वो उस क्षेत्र की समग्र जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका संरक्षण करते रहते हैं। और मित्रों, ये प्रकृति, ये पूरा संसार परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होकर चल रहा है। इसलिए सहजीवन ही यहाँ का मूल मंत्र है और सहजीवन का अभ्यास हमारे इस वृक्षारोपण के साथ जुड़ा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि इस बार वृक्षारोपण को थोड़ा गंभीरता से लें। 5 जून से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसके उपरांत आपने देखा होगा, जैसे ही गुरु पूर्णिमा आई तो गुरु पूर्णिमा से लेकर के और रक्षाबंधन तक का हमने 1 मास का बृहद वृक्षारोपण मास का आयोजन किया और उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके तो पूर्णिमा को समाप्त होने वाला था उसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ले गए और कृष्ण जन्माष्टमी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसलिए इसका समापन इस वर्ष के कार्यक्रम का जो कह सकते हैं, जो मास का कार्यक्रम था वो 40 दिवस का होगा। तो 30 तारीख को हम पूरे देश भर के लोगों को अपने साथ जोड़कर एक ऑनलाइन वृक्षारोपण का, रुपुत्र रोपण महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। विधिवत एक यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से कैसे आप पौधे को लगाएं, पौधे को कैसे जीवन से जोड़ दें, लोगों के मन मस्तिष्क में पौधा कैसे लगा दें ताकि व्यक्ति पौधे को अपने साथ संलग्न पाए। आज जो संसार में पर्यावरण का संकट, जिस पर बहुत चर्चा, बहुत सारी बातों को आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपका ग्लेशियर्स का पिघलना, जैव विविधता का नष्ट होना, प्रजातियां लुप्त होने का संकट होना, ये पर्यावरण का चक्र विकृत हो जाना, वर्षा का चक्र बिगड़ जाना, अभी जो तूफान आए इनका आना, कहीं पर जहाँ कम पानी गिरता था वहां पर आज बाढ़ आ रही है और जहाँ बहुत पानी गिरता था वहाँ सूखा पड़ रहा है। ये जो उलटफेर हो रही है, इस सब का कारण पर्यावरण का संतुलन है। और ये पर्यावरण का संतुलन दैवी आपदा नहीं है। ये पर्यावरण का संतुलन हमारी अपने द्वारा क्रिएट की गई, अपने द्वारा पैदा की गई समस्या है। इसलिए हमको ही मिलकर इस समस्या से निपटना होगा और वृक्षारोपण का मार्ग के साथ एक इस कार्यक्रम में जो विविधता जुड़ेगी, कल आपसे बहुत विस्तार से एक स्लाइड बाय एक प्रेजेंटेशन होगा 12-15 स्लाइड का, उसमें आपको बताएंगे। इस बार के 4-5 मुख्य विषय हैं। पहला विषय तो है कि कल तरुपुत्र रोपण यज्ञ होगा, तो सभी लोग 30 तारीख, तो सभी लोग अपने साथ में या तो जो दिया हमारा आजकल चल रहा है, सूक्ष्म यज्ञ का जो क्रम चलता है, उसको जला करके रखें या उसके रखें, या थोड़ी सी गाय के उपले रख करके, कपूर रख के, थोड़ी अग्नि पैदा करके 5 आहुतियों का यज्ञ, उसी को कुंड बना करके जो पौधे का गड्ढा खोदेंगे, आप खाद भर के रखेंगे, उसी गड्ढे में यज्ञ कुंड का आवाहन करके उसमें कुंड को ही कुंड के रूप में उसको प्रतिष्ठित करके उसमें वृक्षारोपण होगा। एक तो ये क्रम है। 108 स्थानों को आप ऐसा चिन्हित, आप भी अपने 10-50 स्थान चयनित करिए कि वहां पर सामूहिक वृक्षारोपण। दूसरा, जो सामूहिक में नहीं जुड़ पाएंगे वो लोग अपना अपना पौधा रख करके और अपने घर में भी तरुपुत्र रोपण यज्ञ कर सकते हैं। बाद में उस पौधे की आवश्यकता अनुसार खुली जगह में या गमले में उसका रोपण कर सकते हैं। तो आप व्यक्तिगत तौर से भी घर से जुड़ सकते हैं, सामूहिक कार्यक्रम अगर आपका नहीं हो रहा है तो। तीसरा क्रम यह है कि उसी दिन 30 तारीख को पूरे देश में शांतिकुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 50 शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वनों का लोकार्पण होगा। उसका बोर्ड का अनावरण यहाँ किया जाएगा और आप लोग भी अपना बोर्ड बना के रखेंगे, ढक के रखेंगे दुपट्टे से। जब यहाँ पे भाषण बोला जाए तब आप दुपट्टे को खींच करके उसका अनावरण करके लोकार्पण कर देंगे। तो एक कार्यक्रम ये है कि 50 शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वनों का लोकार्पण हो जाएगा। इसमें चौथा कार्यक्रम ये होगा कि 1008 घरों में गमलों में स्वास्थ्य या आरोग्य, लघु आरोग्य वाटिका, गुरुदेव की पुस्तक है, एक औषधि विज्ञान वाली। इसमें 22 औषधियां दी हुई हैं
उन औषधियों को गमलों में लगाया जा सकता है। तो गमलों में आप पौधे तैयार करें और दैनंदिन आपके जो हारी बुखारी जो बीमारी आती है उसका उपचार, काढ़े की व्यवस्था आप अपने घर में स्वयं बना लें, ये क्रम संपन्न होगा। पांचवी चीज इसके साथ जोड़ी गई है बाड़ी अर्थात नर्सरी। घर घर में छोटी पौधशाला, माता भगवती की बाड़ी, उसमें आप 25 से 50 पौधे अपने आंगन में, जिनके पास आंगन है, छत है, वहां पर बीच में तुलसी, ब्रह्म स्थान में तुलसी रखें और एक सुंदर स्वस्तिक के रूप में या पुष्प के आकार का एक विन्यास बना करके पॉलिथीन में बैग्स में पौधे तैयार करें और उन पौधों को 8 फीट 7 फीट का बड़ा करना है, अर्थात साल 1.5 साल आप उनको पालें। बाद में उन पौधों को अपने सामूहिक वृक्षारोपण में आप दान दे दें या उनको रोपित करा दें या स्वयं रोपित करें अपने जन्मदिन, विवाह दिवस पर। इसके बाद में इसमें एक और काम जोड़ा गया है कि आपने पिछले 10-12 साल में बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे, तो उसमें तरु मिलन कार्यक्रम रख दो। वहां पर कुछ पौधे लगाए भी जा सकते हैं जो पौधे मर गए हों, नष्ट हो गए हों, ठीक से डेवलप ना हो पाए हों, उन पौधों को रिप्लेस कर दें, उन गड्ढों को फिर से जीवित करके उनमें पौधे लगवा दें और जिनने पौधे लगाए हैं उनको आमंत्रित करें और उनको अपने अपने पौधे के पास खड़ा करके पौधे से तरु मिलन कराएं, तरु सिंचन कराएं और तरु पूजन का क्रम संपन्न कराएं। तो इस तरह से ये 6 रूपों में 30 तारीख को कार्यक्रम अपना संपन्न होगा, उसको हम सब लोग मिलकर के करेंगे और इस माध्यम से पूरा प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़, जो हरित प्रदेश माना जाता था, परंतु मुझे कहने में बुरा नहीं लगता क्योंकि ये सत्य है। मुझे याद आता है जब मैं 1986-87 में, तभी मैं छत्तीसगढ़ में बस्तर गया था, तो मैंने देखा था रोड के दोनों तरफ किलोमीटरों तक हरियाली थी, घने जंगल थे। और अभी आप जाइए, आप धनतरी को क्रॉस जैसे ही करते हैं तो आप दोनों तरफ ज्यादा 100 मीटर के जंगल सरकार ने लगा दिए हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत घने जंगल है, थोड़ा 100 मीटर अंदर जाएंगे तो पूरा विरल दिखाई देता है, सारे जंगल साफ पड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमारा हरित क्षेत्र कम हो रहा है और अब छत्तीसगढ़ में हरित क्षेत्र कम हुआ तो भाइयों, छत्तीसगढ़ बहुत गर्म प्रदेश, और अगर वहां पे हरियाली कम हो गई तो पर्यावरण का ऐसा असंतुलन आएगा जिसका समाधान खोजना किसी भी तरह संभव नहीं होगा। इसलिए अपने पौधे को, अपने प्रदेश को हरित प्रदेश बनाएंगे, ऐसे संकल्प के साथ हम लोग चुनेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आगे हमारे भाई साहब लोग भी अपना पक्ष रखें। ओम शांति।